इसमें आता है, इसके अंदर आते हैं अब अभ्यारण्य। अभ्यारण्य तो अभ्यारण्य मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य कौन कौन से? राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। एक तो आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर प्लस बाड़मेर में, जैसलमेर प्लस बाड़मेर, जैसलमेर प्लस बाड़मेर में है। एक तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान और इसके बाद में आता है ताल छापर। जो ताल छापर जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ना, ताल छापर जो कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये आता है चूरू में। और जो चूरू है ना, चूरू का जो किला था, चूरू के किले में एक बार बम बारूद गोले सब समाप्त हो गए थे, तो अपने दुश्मनों के ऊपर चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए थे। तो बहुत सारी बात ये प्रश्न आता है कि वह कौन सा किला है जहां पर अपने दुश्मनों के ऊपर चांदी के गोले दागे गए थे। वही जो किला है वो चूरू का किला है। ठीक है। और यहाँ पर जो खनिज है, पेट्रोल, कोयला, गैस, खनिज, पेट्रोल, कोयला, गैस। जो मरुस्थल क्षेत्र में पेट्रोल, कोयला और गैस निकलती है। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें कृषि। और जो मरुस्थल में जो कृषि होती है वो कृषि बाजरा व मोठ। कृषि कौन कौन सी होती है? कृषि होती है बाजरा और मोठ। और ये जो मरुस्थल क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र से कुछ नेशनल हाईवे निकली हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। मतलब जो मरुस्थल है, मरुस्थल से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग निकले हुए हैं? तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 11626825, NH 11626825, 11626825, ये नेशनल हाईवे निकले हुए हैं मरुस्थल क्षेत्र से। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात देखते हैं तो जलवायु के अनुसार थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। जलवायु के अनुसार थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित। थार के मरुस्थल को जलवायु के आधार पर, जलवायु के अनुसार थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक आता है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आता है शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र कौन आता है? शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। और दूसरे नंबर पे आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। एक आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इस शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में आता है बालू का स्तूप प्रदेश।
प्रदेश, बालू का स्तूप प्रदेश। और ये जो बालू का स्तूप प्रदेश है ये आता है 58.60 58.60%। जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया, एक तो होता है शुष्क मरुस्थल क्षेत्र और होता है एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। तो इस ये दो भाग हो गए। अब इन दो भागों में भी जो शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में भी एक होता है बालू का स्तूप प्रदेश। बालू का स्तूप प्रदेश का मतलब होता है जहाँ बालू मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, बालू का स्तूप प्रदेश। तो बालू का स्तूप प्रदेश होता है 58.60%। बालू का स्तूप कितना परसेंट है? 58.60%। ये है बालू का स्तूप प्रदेश। और एक होता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यानी कि वहां पर बालू का मिट्टी नहीं पाई जाती है, वो है 41 ये हो जाएगा 40%। 41 हाँ इसमें से गए 41.40% कितना हो जाता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो जाता है, ठीक है। और अगर इसमें अगर हम देखें अर्धशुष्क जो मरुस्थल क्षेत्र अगर हम इसमें देखें तो इसमें होता है, अगर इसमें देखें हम तो इसमें आता है घग्गर का मैदान। इसमें आता है, एक में आता है घग्गर का मैदान, एक नंबर पर आता है इसमें घग्गर का मैदान। फिर आता है कांतली का मैदान। कांतली, ये कांतली नदी का नाम है, कांतली का घग्गर नदी है और कांतली भी नदी है। कांतली का मैदान, कांतली के मैदान के बाद लूनी मैदान, लूनी लिख लो, लूनी का मैदान। और चौथे नंबर पे आता है यहाँ पर नागौर डिडवाना की उच्च भूमि, नागौर डिडवाना की नागौर डिडवाना की उच्च भूमि इसी के अंदर आती है, ठीक है। और अगर इसमें भी अगर हम जो नागौर डिडवाना की जो उच्च भूमि अगर इसके अंदर भी देखें हम तो इसमें मकराना, अगर इसी के अंदर हम देखें तो यहाँ पर लिख लो मकराना के बाद में गोट मांगलोत, इसके अंदर आता है गोट मांगलोत और एक जायल, ABC जायल। मतलब ये जो चार्ट बनाने का मतलब है, इस चार्ट का मतलब ये है कि थार के मरुस्थल को जलवायु के अनुसार हमने दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है। एक होता है शुष्क मरुस्थल क्षेत्र, एक होता है अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र, ठीक है। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में आता है एक तो बालू का स्तूप प्रदेश। बालू का स्तूप प्रदेश का मतलब ये होता है जहां बालू का मिट्टी पाई जाती है, वो इलाके 58.60% में बालू का मिट्टी पाई जाती है। एक होता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का मतलब होता है जहां बालू मिट्टी नहीं पाई जाती है परंतु वो मरुस्थल के अंदर ही आता है, तो वो इलाका है 41.40%, ठीक है। उसके बाद में आता है अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र। अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र में जो होता है, अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र में 4 इलाके पाए गए हैं। एक तो घग्गर नदी का मैदान, ठीक है, एक है कातली नदी का मैदान, ठीक है, एक है लूनी नदी का मैदान, ठीक है, एक और है नागौर डिडवाना की उच्च भूमि, ठीक है। तो नागौर डिडवाना की जो उच्च भूमि है ये भी इसी के अंदर आता है, उस अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र के अंदर नागौर डिडवाना की उच्च भूमि आती है। और अगर हम नागौर डिडवाना की उच्च भूमि के अंदर भी जा करके देखें तो इसके अंदर आता है एक तो मकराना, एक घाट मांगलोत और एक जायल, ठीक है। आई बात समझ। अब इसके आगे हम देखते हैं।
जो भी ये जैसा भी बना मेरे से राजस्थान का नक्शा बनाया मैंने, इसके अंदर घग्गर नदी का मैदान, ये क्या है, घग्गर नदी का मैदान। अब आप देख सकते हैं कि घग्गर नदी का मैदान, ये जो यहाँ पर है ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, अगर आप इसको अगर अच्छे से समझना चाहें तो ये इस प्रकार से आएगा और ये जो है ये इस प्रकार से आएगा। इसके अंदर जो है ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ प्लस श्रीगंगानगर, ये दोनों भी जिले इसी घग्गर नदी के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में कातली नदी का मैदान, फिर ठीक है, फिर ये नागौर डिडवाना की जो उच्च भूमि है ये वो है। ठीक है, फिर उसके बाद में लूनी नदी का मैदान है, और ये जो है ये अर्धशुष्क में आता है। किस में आता है, अर्धशुष्क प्रदेश, ये है अर्धशुष्क प्रदेश। कौन सा वाला है अर्धशुष्क प्रदेश, ये वाला है, ये वाला जो है ये है अर्धशुष्क प्रदेश, और ये है शुष्क प्रदेश, ये है शुष्क प्रदेश। ठीक है, ये अर्धशुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश का है, इसके माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, और यहीं पर जो ये वाली जो रेखा है ना, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा मान सकते हो आप इसको, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा जो शुष्क प्रदेश को अर्धशुष्क से अलग करती है, वो कौन सी है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, और ये जो मैंने 69.30 लिखा था ना, तो ये है वो 69.30 डिग्री, 69 डिग्री 30 मिनट, जो है यहाँ से ही मरुस्थल क्षेत्र शुरू होता है, जो कि 76 डिग्री 45 मिनट, जो कि ये यहाँ तक, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ तक 74 डिग्री 45 मिनट, 74 डिग्री 45 मिनट तक जो मरुस्थल है वो ये वाली रेखा है जो अभी मैंने खींची आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, अब हम देखेंगे यहाँ पर शुष्क मरुस्थल के बारे में। यह कच्चे का रण गुजरात से पाकिस्तान की सीमा, यह गुजरात कच्छ के रण से पाकिस्तान की सीमा के सहारे, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा के सहारे फैला हुआ है, ये पाकिस्तान की जो सीमा है ये वो सीमा नहीं है, ये जो बाउंड्री होती है ना, लाइन, ये वो सीमा है के सारे फैला हुआ है। विस्तार, जो इसका जो शुष्क क्षेत्र का जो है विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार देखते हैं। विस्तार है इसका जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर फलोदी बाड़मेर, जोधपुर बालोतरा नागौर, नागौर, चूरू जालोर,
चूरू जालोर, चूरू जालोर, ठीक है, चूरू जालोर तक इसका क्षेत्र है। और इसे शुष्क रेतीला मैदान, इसे शुष्क रेतीला मैदान, इसे शुष्क रेतीला मैदान, इसे शुष्क रेतीला मैदान, महान मरुभूमि भी कहते हैं, महान मरुभूमि, महान मरुभूमि भी, इस इलाके को शुष्क रेतीला मैदान या महान मरुभूमि भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा, 25 सेंटीमीटर विभाजक रेखा, इसे अर्ध शुष्क मैदान कच्चे के रण से, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा है, ये कहाँ से, अर्ध शुष्क रेखा कच्छीकरण से ही चलती हुई आ रही है इसके साथ, मतलब कच्छीकरण से अलग करती है, कच्छीकरण से अलग करती है। जो 25 सेंटीमीटर वर्षा है, जो भी मैंने आपको नक्शे में दिखाया था, 25 सेंटीमीटर वर्षा अर्ध शुष्क, जो ये अर्ध शुष्क रेखा जो कच्छीकरण से चली आ रही है, मतलब जो कच्छीकरण से जो रेखा चली है वो आ रही है शुष्क, मतलब जो कच्छीकरण से जो रेखा चली आ रही है वो शुष्क प्रदेश की ओर है, ठीक है। तो शुष्क, आप तो मोटा मोटा इतना याद रखिए कि अर्ध शुष्क को शुष्क से, अर्ध शुष्क को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से जो विभाजित करती है, अलग करती है, वो रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम अब अर्ध शुष्क क्षेत्र।